मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की बात करते हैं 1930। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नमक सत्याग्रह कब हुआ था, है ना। तो 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कृष्ट पर था। जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, हम सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों की कोई वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, उनके कानून को नहीं मारेंगे, एक प्रकार का यही था असहयोग आंदोलन। तो 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कृष्ट पर था। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। तो दांडी मार्च समझ में आ गया दोस्तों। दांडी मार्च क्या था? तो ये दांडी यात्रा या इसे दांडी मार्च बोलते हैं, इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपचारिक भारत में अहिंसक सविनय आवागमन का एक कार्य था, है ना। 24 दिवसीय तक चला था ये, 24 दिवसीय तक चला था, यानी 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। ये दांडी मार्च दोस्तों ये ऐतिहासिक सत्याग्रह था एक प्रकार का, जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, है ना, याद रखना है कहाँ से शुरू हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। साबरमती आश्रम से शुरू होके दांडी तक गया था। दांडी नामक एक गांव था, दांडी तक गया था। लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई थी। 12 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चली थी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नमक विरोधी कानून को भंग करने का यानी सोचा गया था। तो अपन यहाँ पे नमक सत्याग्रह पढ़ रहे हैं तो समझो 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कृष्ट पर था। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यानी मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी, याद रखना है। तारीख भी याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में भी दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। नमक बनाना पहले ब्रिटिश सरकार के विरोध में था, यानी कानून था कि कोई नमक नहीं बना सकता ब्रिटिश सरकार के अलावा। तो इन्होंने नमक बनाकर वो कानून को तोड़ा था, उसे ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो समझ में आ गया। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया था। तो यहां से इतना ही क्वेश्चन आएगा अपने को। नमक सत्याग्रह 1930 कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से किसने नेतृत्व किया था? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नेतृत्व किया था, है ना। उसके अलावा सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था, ये याद रखना है बस। और इसके अलावा ये शहरों में भी हुआ था। अगला बात करेंगे सोहावल का नरसंहार का मतलब मैंने क्या बताया था जब भी आपको कि किन्हीं लोगों की हत्या सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई थी, उसे ही नरसंहार कहा जाता है। इसे सोहावल का कांड भी कहते हैं। तो सोहावल का कांड इसे महाजन गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1938 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, कब हुआ था? 1938 में। सन याद रखना है 10 जुलाई 1938 को सतना जिले के बीरसिंहपुर के समीप हनोता गांव में क्या हुआ था? हनोता गांव में लाल बुदान प्रताप सिंह के नेतृत्व में शांतिपूर्वक आम सभा का आयोजन किया गया। तो किसके नेतृत्व में, यानी किसने करा था? तो हनोता गांव में लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक शांतिपूर्वक जनसभा का आयोजन किया जाना था। तो क्या हुआ? इस आम सभा का आयोजन ब्रिटिश शासन के शोषण नीति के विरुद्ध था, है ना। इस जनसभा क्यों कर रहे थे इन लोग? कि ब्रिटिश शासन के जो शोषण कर रही थी, है ना, शोषण नीति उनके खिलाफ था। शोषण नीति, लोगों को जानकारी देना, लोगों को बताना कि ब्रिटिश सरकार हमारा शोषण कर रही है, उसके खिलाफ था, है ना। तो शोषण नीति के विरुद्ध किया जा रहा था। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सम्मेलन में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों, अब सम्मेलन होने वाला, तो सम्मेलन में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों में लाल बुद्ध प्रताप सिंह, एक का नाम आता है लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मीधर पांडे की माजन गांव के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, है ना। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो समझ में आ गया। जनसभा का आयोजन होने वाला था, तो आंदोलनकारी भाग लेने जा रहे थे सभा में। तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह एक का नाम आता है, रामाश्रय गौतम का नाम आता है और मनधीर पांडे का नाम आता है। 3 लोगों की माजन नामक गांव में अब जा रहे थे, तो माजन गांव मिला रास्ते में। तो माजन गांव में यानी ना पहुंच सके करके माजन गांव के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा।
सोहाल नरसंहार को महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाजन गांव में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, इस कारण इसे महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या आपने को याद रखना है, इसका सन याद रखना है 1938 में हुआ था, एक सन ये याद रखना है। किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा था, तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में। और आंदोलनकारी कौन कौन को गोली लगी थी, तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम, मंदिर पांडे की महाजन गोलीकांड के निकट हत्या कर दी गई थी, ये याद रखना है। अगला बात करेंगे अपन पंजाब मेल हत्याकांड 1931, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब मेल हत्याकांड 1931 क्या है दोस्तों, तो 1931 में दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल ट्रेन, एक ट्रेन हुआ करती थी जो दिल्ली से मुंबई तक जाती थी, उसका नाम पंजाब मेल था, पंजाब मेल ट्रेन था, है ना। तो ये 1931 में दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल ने खंडवा में, जैसे ही खंडवा रेलवे स्टेशन में एंटर करती है और वहां थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो खंडवा में वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी तथा दलपत राव ने ट्रेन में सवार अंग्रेज अफसर हैक्सल है दोस्तों, ये हैक्सर लिख दिया यहां पे, लेकिन इसका नाम आता है हैक्सल, है ना। अंग्रेज अफसर हैक्सल हो गया, मेजर सहान, दो लोग का नाम आता है, अंग्रेज अफसर हैक्सल, मेजर सहान, और उनके पालतू कुत्तों को मार दिया था, उनके पालतू कुत्ते को मार डाला था। तो क्या समझ में आया, 1931 में दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल ट्रेन जैसे ही खंडवा रेलवे स्टेशन में थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो वहां पे वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत सिंह ने ट्रेन में घुसकर ट्रेन में सवार अंग्रेज अफसर हैक्सल और मेजर सहान को और उनके पालतू कुत्ते को मार डाला था। पंजाब मेल हत्याकांड के क्रांतिकारी वीर यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव, है ना, तीन लोग का नाम आता है ना, तीन लोग का नाम आता है यहाँ पे, यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में तीनों पर मुकदमा चलाया गया था। खंडवा की जो अदालत थी वहाँ तीनों पर मुकदमा चलाया गया था और 10 दिसंबर को मुकदमा चला और 10 अगस्त को मुकदमा और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। किस किस को फांसी दी गई थी, यशवंत सिंह और देवनारायण को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी तथा दलपत राम को काला पानी जेल, दलपत राम या दलपत राव बोलते हैं उसको, दलपत राव को काला पानी जेल की सजा सुनाई गई थी। ये काला पानी जेल जो अंडमान निकोबार में था अंग्रेजों के टाइम पे, है ना। तो ये समझ में आ गया, तो फांसी किस किस को हुई थी, यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी दो को फांसी हुई थी और दलपत राव को काला पानी जेल की सजा सुनाई गई थी। इसे ही पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किसकी हत्या करी थी ये याद रखना है, अंग्रेज अफसर हैक्सल और मेजर सहान और उनके पालतू कुत्ते को मार डाला था। कब हुआ था ये, 1931 में, बस इतना याद रखें। अगला बात करेंगे चावल आंदोलन। रीवा का चावल आंदोलन हुआ था 1947 में। रीवा राज्य द्वारा किसानों से जबरदस्ती अतिरिक्त कर वसूले जा रहे थे, टैक्स वसूले जा रहे थे, जिसको लगान बोलते हैं, लगान वसूले जा रहे थे। तो रीवा राज्य द्वारा किसानों से जबरदस्ती अतिरिक्त कर वसूले जा रहे थे, जिसमें जबारिया लेवी वसूली कहा गया है, जिसको क्या बोलता था, जबारिया यानी जबरदस्ती, जबारिया लेवी वसूली कहा गया था, जबारिया लेवी वसूली कहा गया था। इस वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी, नाम याद रखना है, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्फ मालिया, दो नाम मिलते हैं, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उमारिया द्वारा एक आंदोलन किया गया, लेकिन इनकी रीवा राज्य के सैनिक द्वारा 28 फरवरी 1947 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसे ही रीवा का चावल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन को रीवा में चावल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। तो यहां से क्या याद रखना है, रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ था, 1947 में। रीवा राज्य के किसानों पे जबरन वसूली कर लगा रही थी ब्रिटिश सरकार, है ना। तो जबारिया लेवी वसूली कहा गया है उसको, जबारिया लेवी वसूली यानी टैक्स लगा रही थी, लगान लगा रही थी। तो उसके विरोध में दो व्यक्ति का नाम आता है, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उमारलिया द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के सैनिकों द्वारा, रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा यानी ब्रिटिश राज्य के रीवा सैनिकों द्वारा 28 फरवरी दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे ही रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है, 1946। अगला है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1949 में हुआ था। तो दोस्तों जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे भोपाल आजाद नहीं हुआ था,
भोपाल में नवाबों का शासन था और भोपाल आज़ाद नहीं हुआ था। तो भोपाल रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए, अब आज़ाद नहीं हुआ था तो भारतीय संघ में मिलाएंगे करके बोल रहे थे उसको, पूरा देश आज़ाद हो गया था और कुछ कुछ रियासतें आज़ाद नहीं हुई थी, जिसमें से एक ऐसी रियासत भोपाल रियासत भी थी। तो भोपाल रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के उद्देश्य से 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी के तट पर रायसेन जिले के बोरा ग्राम में स्थानीय लोगों द्वारा झंडा फहराया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा झंडा फहराया गया था और वहाँ पे सब बोल रहे थे कि हम भोपाल को भी भारतीय संघ में मिलाएंगे, उस सबका ये कहना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस दौरान स्थानीय लोगों एवं भोपाल रियासत के नवाबी सेना, नवाबों का शासन था तो नवाबी सेना है ना, नवाबी सेना के प्रमुख जाफर अली खां, नवाबी सेना के प्रमुख कौन थे, जाफर अली खां, यानी नवाबी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जाफर अली खां के मध्य संघर्ष हुआ था दोस्तों। जाफर अली खां और स्थानीय लोग और नवाबी सेना जाफर अली खां के मध्य संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में भोपाल की नवाबी सेना ने निहत्ते लोगों पर गोलियां चला दी थी, निहत्ते लोगों पर गोलियां चला दी थी और कई लोग मारे गए थे, जिसमें से कुछ नाम इंपॉर्टेंट आते हैं, बैजनाथ गुप्ता का, मंगल सिंह, विशाल सिंह और वीरधन सिंह और घोटेलाल आदि की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम पे आदि की मृत्यु हो गई थी। तो इस हत्याकांड को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है ना। तो क्या हुआ था, भोपाल के अंतिम नवाब थे कौन, हमीदुल्ला खां है ना, और भोपाल को स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे, इसलिए भोपाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना घटी थी। यानी कि वहाँ पे जनसभा, पहले तिरंगा फहरा दिया गया था है ना, और जनसभा का आयोजन, तो वहाँ पे भी सबको गोली मार दी गई थी, इसी कारण इसको भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है ना। तो जनसभा में जाकर किसने, भोपाल की नवाबी सेना जाफर अली खां, ये नाम याद रखना है, जाफर अली खां, भोपाल की नवाबी सेना निहत्ते लोगों पर गोली चला दी गई थी, उसी को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसको पढ़ लो बस, समझ में आ गया। अब भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष, तो भोपाल ने भी स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष किया है, तो उसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भोपाल राज्य भारत का हिस्सा नहीं था, पूरा भारत देश आज़ाद हो गया था लेकिन भोपाल आज़ाद नहीं हुआ था, वहाँ पे रियासत बनी हुई थी। तो यहाँ बताया गया है, तो भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खां। भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भोपाल के अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खां। भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय ले रहे थे, यानी स्वतंत्र होने नहीं दे रहे थे, वो स्वतंत्र रखना चाहते थे, स्वतंत्र रखने का निर्णय ले रहे थे। 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी, वहाँ के लोगों के लिए भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी, और भारत देश भी ये चाहता था कि भोपाल राज्य जो भारत में संघ में शामिल हो जाए। तो इस आंदोलन की गति देने के लिए भाई रतन कुमार, इनका नाम आता है भाई रतन कुमार, और उनके सहयोग ने नहीं रहा नामक अखबार निकाला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार ने, नाम याद रखना है, भाई रतन कुमार ने उनके सहयोगियों ने नई राह नामक अखबार निकाला था। क्वेश्चन आ सकता है, नई राह नामक अखबार कब निकाला गया था, तो भोपाल का जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, और नई राह नामक अखबार के माध्यम से सबको बताया जा रहा था कि इसको कैसे स्वतंत्र किया जाए, क्या किया जाए। इस आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित रतनकोटी था। इस आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित रतनकोटी था, जहाँ नई राह अखबार का कार्यालय भी था, जहाँ नई राह नामक अखबार का कार्यालय भी था, और वहीं से वो अखबार निकला था। परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था। तब होशंगाबाद के एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर में से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। किसने आंदोलन चलाया था, तो उसी ने आंदोलन चलाया था जो अखबार निकाला था, जिसने, है ना, जिसने अखबार निकाला था। तो बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। अंततः जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया। जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां का विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, है ना। विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार 1 जून 1949 को भोपाल भारत में सम्मिलित हो गया। तो भोपाल, क्वेश्चन आता है भोपाल भारतीय संघ में कब शामिल हुआ, तो 1 जून 1949 को, याद रखना है। भोपाल का अंतिम नवाब कौन था, है ना, हमीदुल्ला खां। और यहाँ पे ये भी नाम आता है, अभी जो बताया मैंने, नई राह नामक अखबार किसने निकाला था, ये याद रखना है ना। नई राह नामक अखबार निकाला था भाई रतन कुमार, ये आंदोलन कर रहे थे भाई रतन कुमार ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे ही हस्तक्षेप किया, तो फिर उस कारण भोपाल के नवाब को विवश होकर हस्ताक्षर करना पड़ा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल में भारत में एकीकरण के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी एकीकरण के पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे भारत की रियासतों को जोड़कर
जोड़कर एक भारतीय संघ बनाना, है ना। तो ये समझ में आ गया है भोपाल का स्वतंत्रता संघर्ष समझ में आया कि कब ये हुआ, याद रखना है। आगे बात करेंगे रतौना का सत्याग्रह दोस्तों। तो सागर के निकट रतौना नामक स्थान में कसाई खाने के विरुद्ध एक कसाई खाना खोल रखा था अंग्रेजों ने। कसाई खाना के विरुद्ध आंदोलन असहयोग के सिद्धांतों पर, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके सिद्धांतों पर आधारित इस क्षेत्र का प्रथम आंदोलन कहा जाता है। इसको इस क्षेत्र का प्रथम आंदोलन कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण आंदोलन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन आता है रतौना का सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में हुआ था। उन दिन अंग्रेज कंपनी ने रतौना में कसाई खाने खोल रखे थे, है ना। जो अंग्रेज कंपनी थी उस टाइम पे अंग्रेजों ने कसाई खाने खोल रखे थे। इसमें प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में गाय और बैल और मटन काटे जाते थे। गाय बैल के मटन काटे जाते थे, गाय बैल काटे जाते थे। तो इसके प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में गाय बैल काटे जाते थे, कसाई खाना खोल रखा था। तो इसके विरोध में प्रांत के सभी समाचार पत्रों में लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते थे, हुए थे, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। अंत में कसाई खाना को बंद करने के लिए एक आंदोलन समिति की गठन किया गया था। इस समिति ने इतना सुसंगठित आंदोलन किया कि सरकार को झुकना पड़ा और कसाई खाना बंद करना पड़ा। यहां असहयोग आंदोलन पूर्ण ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रांत की जनता का प्रथम विजय थी दोस्तों, प्रथम विजय थी। जैसे असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, उसी टाइप का ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रांत की जनता का प्रथम विजयी माना जाता है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रतौना का सत्याग्रह कब हुआ था, याद रखना है 1920। उसके अलावा कसाई खाना खोल रखा था अंग्रेजों ने। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे नाम किसका इंपॉर्टेंट है? तो किसी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, अपने को पता रहना चाहिए। समझ में आ गया कि इसको एक बार पढ़ लो, काम खत्म। अब देखते हैं कुछ फैक्ट। पहला क्वेश्चन आता है कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो अपन ने जानकारी के लिए पढ़े थे, बुंदेला विद्रोह 1942 में हुआ था। बुंदेलखंड का विद्रोह था, बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बुंदेला विद्रोह 1942, ये क्वेश्चन आ सकता है। बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व नरसिंहपुर के गोंड राजा डिलहन शाह, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिलहन शाह ने कहां से नेतृत्व किया था? और जबलपुर से हीरापुर के राजा हृदय शाह, है ना, हीरापुर के राजा हृदय शाह ने नेतृत्व किया था बुंदेला विद्रोह का। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हीरापुर से किसने नेतृत्व किया था? हृदय शाह ने। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह मार्च 1923 में हुआ था, डायरेक्ट याद रखना है ना। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा। चरण पादुका नरसंहार किसने आदेश दिया था वहां पे गोली चलाने का? तो चरण पादुका नरसंहार में कर्नल फिशर के आदेश पर हुआ था और गोली चला दी गई थी। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था दोस्तों। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की क्या पढ़े, पूरी मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं डिस्कस कर लिए एक ही लेक्चर में दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं डिस्कस करें, मेजर इवेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब घटनाएं ही तो है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की कम घटनाएं हैं, लेकिन मॉडर्न मध्य प्रदेश जो था, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा घटनाएं पूछी जा सकती है। तो मैंने घटनाओं से रिलेटेड 2-3-4 वीडियो डाल चुका हूं, चारों वीडियो को देखें, काफी है इतने ही दोस्तों प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा जितने भी टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मेंशन है वो पूरे के लेक्चर्स आएंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लेक्चर पसंद आएगा थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइबर है ही नहीं ज्यादा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज क्या है? विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद।